Hello student, welcome to Cerebral Learning Institute. Myself डॉक्टर खान आसिफ। तो आज हम डिस्कस करेंगे NCERT क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और इंटेक्स क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। ठीक है, तो इससे पहले मैंने उन दोनों चैप्टर्स के वीडियो बना रखे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 2 पार्ट में वीडियो बना रखा है, वो आप ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आके आप देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर कनाल रेज। तो आइए जानते हैं कनाल रेज। जैसा कि मैंने बताया था वीडियो में भी कि कनाल रे जो है पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन होते हैं जो कहाँ से निकलते हैं, एनोड से। एक बार आइए देख लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में मैंने कैसे बताया था। ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, ये वैक्यूम पंप है और इस साइड होता है एनोड, इस साइड होता है कैथोड। और हम इसको कनेक्ट कर देते हैं एक वायर से और एक हाई वोल्टेज बैटरी से। ठीक है, ये बैटरी है। हाई वोल्टेज बैटरी। ठीक है, अगर हम इसको अगर एनोड कह रहे हैं, ठीक है, और इसको कैथोड कह रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम बैटरी को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो एनोड कहलाएगा, अगर नेगेटिव से करेंगे तो कैथोड कहलाएगा। अब जो कनाल रे थी वो हमेशा एनोड से निकल के जाती थी कैथोड की तरफ, क्योंकि एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड कैसा नेगेटिवली चार्ज होता है। देखिए यहाँ लिखा एनोड कैनाल रे आर पॉजिटिवली चार्ज, इसको एनोड रे भी कहते हैं क्योंकि एनोड से निकलती थी। ठीक है, तो ये कैथोड की तरफ जाती है क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इससे क्या, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। जो इसमें से पार्टिकल निकलता था, प्रोटॉन निकलता था। प्रोटॉन भी एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। क्या लिखा है कि अगर एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या उसमें कोई चार्ज रहेगा। तो देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कैसा रहेगा, एटम न्यूट्रल रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑन द पेज नंबर 49 का क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज ए होल। ठीक है, थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग कैसे एटम न्यूट्रल होता है। तो थॉमसन ने क्या बताया था कि जो थॉमसन ने बताया था कि जो अपना एटम एक स्फीयर होता है, स्फीयर, ठीक है, और वो स्फीयर होता है और जो पूरा स्फीयर होता है वो किसका बना होता है, पॉजिटिव चार्ज का, और उसमें नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड रहते हैं जिसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन का। पूरे स्फीयर को इन्होंने जो पॉजिटिव चार्ज उसको प्रोटॉन का। ठीक है, तो हाँ, इसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, तो ये इनको कह दिया पॉजिटिव चार्ज वाले, इसको कह दिया नेगेटिव चार्ज, यानी इसको कह दिया प्रोटॉन, इसको कह दिया इलेक्ट्रॉन। अब उन्होंने अगली लाइन में बोली कि जितना नेगेटिव चार्ज रहता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज रहता है, यानी दोनों को इक्वल कह दिया, दोनों इक्वल हैं। तो क्या हुआ, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो ये हम मान के चलते हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो हमेशा न्यूट्रल ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट था। तो जैसे कि रदरफोर्ड ने बताया कि जो उनको जब एटम की मतलब बताया था अपने मॉडल से एटम के बारे में, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था, तो अल्फा पार्टिकल जो है, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधी निकल जा रही थी बिना किसी डिफ्लेक्शन के। तो
ठीक है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर एटम खाली है, मगर कुछ रे जो है स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जा रही थी, और एक रे जो है कुछ 20,000 में से वापस आ जा रही थी। तो उन्होंने कहा जो सेंटर में पार्टिकल है वो कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, सेंटर में जो पार्टिकल है वो है पॉजिटिव, और अल्फा पार्टिकल भी कैसा होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होने लगता है, रिपल्सन। तो इसीलिए उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि जो बीच में पार्टिकल है सेंटर में वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, और उसको न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमको बोर का मॉडल सेल वाला, तो बोर ने भी सेम रदरफोर्ड का मॉडल ही, मैक्सिमम चीज़ें रदरफोर्ड के मॉडल से उठाई थी और कुछ अपनी चीज़ें बताया था उन्होंने, जहाँ रदरफोर्ड को गलत लग रहा था उनको। तो उन्होंने कहा बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, किनारे किनारे ऑर्बिट्स होते हैं, इसी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, सिर्फ एक ऑर्बिट नहीं होता है। तो ये रहा उनका मल्टीपल ऑर्बिट्स। तो इस ऑर्बिट का उन्होंने KLM से नाम दिया था, जैसे कि जो सबसे इनर मोस्ट ऑर्बिट है उसको K नाम दिया था, LM। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे नंबर बढ़ाते जाएंगे, इसको 1 भी कह सकते हैं, इसको नंबर 2 भी कह सकते हैं, इसको नंबर 3 भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, what do you think would be the observed if the alpha particle scattering experiment is carried out using foil of metal other than gold? अब कह रहे थे अल्फा पार्टिकल जो एक्सपेरिमेंट था वो गोल्ड फॉइल पे किया गया था, अगर अदर मेटल पे किया गया रहता तो क्या रिजल्ट रहता। तो देखिए इसमें रिजल्ट कुछ नहीं रहता, रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है। क्यों? क्योंकि एटम सबके एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, एटम सबके क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, साइज उनकी एक जितनी ही होती है। ठीक है, तो कोई रिजल्ट में बदलाव नहीं आता, क्योंकि जो सेंटर का न्यूक्लियस रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, और वो हमेशा क्या करेगा, रिपेल ही करेगा इसको, अल्फा पार्टिकल। तो रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब पेज नंबर 49 पे क्वेश्चन है, नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के कौन कौन से होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं वो क्या है, एक तो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये 3 जो है सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। ठीक, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो कह रहा है हीलियम एटम हैज एटॉमिक मास 4U एंड 2 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियर, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव। अब देखिए इन न्यूट्रॉन का निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उसको उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम। तो देखते हैं कि कैसे निकालना है। तो देखिए ये कह रहा है, जैसे कि एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लें तो Z मतलब होता है एटॉमिक मास, और A यानी होता है एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। A मतलब होता है एटॉमिक मास। अब देखिए इसका और इसको और अच्छे पूरा और फर्दर बात किया जाए तो इसका मतलब होता है पूरे न्यूक्लियस का वेट। तो न्यूक्लियस का वेट, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों को मिला देंगे तब ये A माना जाता है उसको। ठीक है, और Z एटॉमिक नंबर किसको कहा जाता है, ओनली प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास रहेगा उतना ही, इसको 1U कहते हैं, 1U, इसको दोनों को मिला के। ठीक है, तो आइए देखते हैं हीलियम में। तो हीलियम जो है ये कह रहा है कि हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है। तो बताइए कितने न्यूट्रॉन रहेंगे। तो न्यूट्रॉन देखिए, प्रोटॉन निकालने का फॉर्मूला होता है जितना Z रहेगा यानी कि एटॉमिक नंबर रहेगा वही उसका प्रोटॉन रहेगा। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है A माइनस Z, यानी इसमें से इसमें माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन निकल आएगा, यानी A कितना है, 4 है, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 न्यूट्रॉन।
तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए करते हैं। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम। तो कार्बन और सोडियम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो कार्बन का नंबर होता है 6। ठीक है, तो हम अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो के सेल और एल सेल, 2 सेल होगा इसमें। तो हम जानते हैं के सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही आ पाते हैं। ठीक है, और एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8, मैक्सिमम 8 आते हैं। मगर अभी और कितने हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको 6 का बनाने के लिए? सिर्फ 4। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन, यानी 2 सेल यूज होंगे, एक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक में 4 इलेक्ट्रॉन। और अगला है सोडियम। सोडियम का नंबर होता है 11। इसको भरते हैं तो के एल एम, 3 सेल लेके देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं के में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 हो गया और बचा 1। तो इसका आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल। ये भी इसका क्या है? आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, तो इसमें आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है कि if K and L cell of an atom are full, then what would be the total number of electron? जैसे कि मैंने बताया K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, और L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। आइए नेक्स्ट। If the number of electron in an atom is 8 and number of proton is 8, then कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 है। तो बताइए व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर बताना। तो हम जानते हैं कि जितना प्रोटॉन रहता है वही उसका जेड बताता है। मतलब जेड, एक एटम में जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो क्या बताता है कि कितना प्रोटॉन है उसके पास। तो अगर प्रोटॉन पता चलेगा तो ये भी बता लेंगे। तो प्रोटॉन कितना? 8, तो इसका जेड भी कितना होगा? 8। यानी 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का, सॉरी ये थोड़ा सही से लिख नहीं पाया। ऑक्सीजन का। ठीक है, अब ये हो गया। दूसरा, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन एटम। चार्ज क्या है एटम पे? ठीक है, तो हम जैसा कि जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी ये भी 8 है, ये भी 8 है, यानी बराबर है। तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। ठीक है, ये पहले का आंसर है, ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। ठीक है, न्यूट्रल और ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाउ विल यू फाइंड Cl, सल्फर और मैग्नीशियम। वैलेंसी फाइंड करना है, कैल्शियम का, सल्फर का, मैग्नीशियम का। आइए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए कि अगर मेटल है, मेटल है तो उसके वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो वो उसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वो लूज कर देगा वो। और लॉस करके कितना बनना चाहेगा लास्ट में? वो 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनना चाहेगा। इतना जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको लूज कर देगा वो और बनना चाहेगा 8, यानी कि स्टेबिलिटी पाना चाहेगा। क्योंकि 8 क्या है? एक स्टेबल नंबर है, जिससे कि क्या होता है? एटम स्टेबल होता है। ठीक है, और अगर नॉन मेटल रहेगा, नॉन मेटल, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। गेन करके गेन करता है। ठीक है, और गेन करके क्या बनना चाहता है? 8। यानी उसके आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा प्लस उतना गेन करके बन जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे होता है ये लॉस करके 8 बनना चाहता है, ये गेन करके 8 बनना चाहता है। अब चलिए देखेंगे। पहला है हमारा क्लोरीन।
तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, क्लोरीन होता है 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा K L M। ठीक है, तो K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, इसमें 8 बचा 7। तो जैसे कि मैं बताया था ये क्या, क्लोरीन एक नॉन मेटल होता है, तो ये 8 बनने के लिए क्या करना होगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। ठीक है, +1। तो यही क्या हो जाएगी इसकी, जितना जितना इसको गेन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कितने बनने के लिए, 8 बनने के लिए, वही इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी। तो इसकी हो जाएगी वैलेंसी। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या, सल्फर। सल्फर भी एक क्या है, नॉन मेटल होता है, तो वो सल्फर कितना 16 होता है। तो आइए देखते हैं K L M। ठीक है, तो K कितना है सल्फर का, K में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, सब में होता है 8, और आखिरी में होगा 6, यानी 10 और 6 16। तो इसको 8 बनने के लिए क्या करना होगा, 8 बनने के लिए ये क्या, नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन ही करेगा, तो +2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो क्या हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा, और ये 2 ही क्या है, उसकी वैलेंसी है। तो जितना गेन करता है इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल 8 बनने के लिए, वही उसकी वैलेंसी होती है, और मेटल में जितना वो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन 8 बनने के लिए, देखिए अभी इस पेज में लेते हैं Mg12 को, मैग्नीशियम 12 होता है। मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, तो इसका अब इसको इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो K L M। आइए देखते हैं K L M। तो इसमें होगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें होगा 8 इलेक्ट्रॉन 10, और इसमें होगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि ये मेटल है तो ये क्या कर देगा, लॉस, और उसके आखिरी वाले शेल में क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो ये लॉस करके स्टेबल होता है, वो गेन करके स्टेबल होता है, और लास्ट में उसको आउटर मोस्ट सेल में जब लॉस करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएगा उसको, तो क्या आ जाएगा, -2। तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यही जितना लॉस करता है इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। ठीक है, 2 इज वैलेंसी, ये होगा इसकी वैलेंसी। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि क्लोरीन की होती है 1, सल्फर की होती है 2, मैग्नीशियम की होती है 1। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन कि विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल 4.1 फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। मास नंबर फाइंड करना है ऑक्सीजन और सल्फर का। तो एक टेबल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में 4.1, उसको देख लेंगे। तो उसमें मास नंबर फाइंड करने को बोला है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो 8 नंबर पे होता है, और जो सल्फर जो होता है वो भी 16 नंबर पे होता है। तो हम जानते हैं मास नंबर को कहते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये लिखा जाता है P+N, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब और हम ये पहली बात है, और दूसरी बात हम जानते हैं कि प्रोटॉन का मास इज इक्वल्स टू, प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मास नंबर जस्ट एटॉमिक नंबर का डबल होता है, क्योंकि वो एटॉमिक नंबर तो हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास हम किससे करते हैं, N से। तो अगर P+P 2P भी कह लें तो कोई गलत नहीं होगा, या 2N भी कह लें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये P का तो डबल ही है ना, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, ऑलमोस्ट बराबर होता है। तो अगर इसको 8 का डबल कर दें यहाँ 16, यानी P+N, क्योंकि P कितना था, 8 था, और क्या होता है, प्रोटॉन के जितना ही मास होता है न्यूट्रॉन का। तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा, तो 8 + 8 16। वैसे ही ये 16 है तो ये क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कि इफ़ फॉर ए सिंबल HDT टेबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल फाउंड इन ईच ऑफ द देम। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बताना है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम।
तो देखिए हाइड्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, एटॉमिक मास भी होता है 1। फिर सेकंड है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम को डी से भी रिप्रेजेंट करता है, ट्राइटेरियम को टी से, मगर लिखते कैसे हैं H1, इसके पास होता है एटॉमिक मास होता है 2। ऐसे होता है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1 ट्राइटेरियम का, और मास नंबर होता है 3 होता है, 3 होता है, ठीक है 3। तो आइए देखते हैं इसके सब एटॉमिक पार्टिकल यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। टेबल फॉर्म में ले लेंगे। तो इसका देखिए प्रोटॉन कौन बनाता है, ये Z, तो ये हो गया इसका Z, यानी 1 इसमें प्रोटॉन रहेगा, ठीक है। प्रोटॉन को निकालने का फार्मूला है Z, न्यूट्रॉन को निकालने का फार्मूला है A माइनस Z, इलेक्ट्रॉन को जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल है तो ये N क्या हो जाएगा A माइनस Z, यानी 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके देखते हैं सिंपल से, एक यहाँ ऊपर में लिखा जाता है A, नीचे में लिखा जाता है Z, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं प्रोटॉन कितना है 1 है, क्योंकि ये Z नीचे वाला होता है तो इसमें 1 डाल देंगे। न्यूट्रॉन कितना होता है A माइनस Z, यानी 2 माइनस 1, इसमें माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1, ठीक है। और ये भी कितना होगा, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, इसका सब 1 1 1 होता है, इसमें न्यूट्रॉन 0 होता है। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, ये तो प्रोटॉन तो 1 ही है तो तीनों में 1 होगा, और ये 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये है आंसर इसका। आइए आगे बढ़ते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ वन पेयर ऑफ आइसोटोप, आइसोबार। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एनी पेयर ऑफ आइसोटोप और आइसोबार लिखते हैं। तो आइसोटोप होता है, आइसोटोप वो होता है जिसका A सेम हो और Z डिफरेंट हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन 12 ले लेते हैं एंड कार्बन 14, कार्बन 12 एंड कार्बन 14 ले लेते हैं, सॉरी नीचे ऊपर लिखेंगे इसको। कार्बन तो 6 होता है, इसका मास नंबर होता है इसका 12 और इसका 14, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये हो गया एग्जांपल। तो इसका देखिए जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम होता है। तो आइसोटोप क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, आइसोटोप्स। तो इसमें क्या होता है A सेम होता है, सॉरी A डिफरेंट होता है और Z क्या होता है सेम। तो आप देख सकते हैं कि Z क्या है, दोनों का सेम है, मगर A क्या है डिफरेंट है, इसका 12 है इसका 14 है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो दोनों का सेम ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसका करते हैं, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का करते हैं, उसमें प्रोटॉन का नहीं। तो जितना प्रोटॉन होता है दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, ठीक है। ये आइसोटोप्स वाला है, आइसोटोप्स एग्जाम्पल हो गया पहला। अब आइसोबार्स लिखते हैं, आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या होता है कि A इसमें सेम होता है और Z क्या होता है डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम होता है 20 नंबर पे, आर्गन होता है 18 नंबर पे, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 40, इसका भी होता है 40। यानी अब क्या है A ऊपर क्या रिप्रेजेंट करता है A सेम है, मगर क्या है Z इसका डिफरेंट आ रहा है, तो इसको कहते हैं आइसोबार्स, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा, जैसे इसको कह लें KL सेल। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 8 आएगा, इसमें वापस से 8 आएगा, N सेल भी लेने पर इसमें वापस से 2 आएगा। इसकी बात करें तो
L M 2 8 8, इसमें 3 सेल होगा, इसमें 4 सेल होगा। ठीक है, ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट करते हैं। अब एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन होते हैं उनकी बात करते हैं। कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तीनों के प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है। तो आइए देखते हैं कंपेयर करके। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, ये रहा आपका प्रोटॉन, ये रहा आपका न्यूट्रॉन। तो ये कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, सॉरी, हाँ, ये कैसा होता है? ये नेगेटिव चार्ज होता है। ये कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। ये मैंने करा रखा है, आप जो वीडियो बनाई थी मैंने इस चैप्टर की, तो उसमें करा रखा है तीनों। और क्या होता है? इसका मास होता है नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर होता है। और इसका मास होता है, इसको 1 यूनिट कहते हैं, इसके मास को भी 1 यूनिट कहते हैं। ऑलमोस्ट ये दोनों का मास क्या होता है? सिमिलर होता है। तीसरी बात अगर प्रॉपर्टी में लिखनी है तो कह देंगे ये कैसे आउटसाइड, कहाँ रहता है? आउटसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर रहता है, चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के, आउटसाइड न्यूक्लियस। ठीक है, और ये किस में रहता है? इनसाइड, न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड न्यूक्लियस। ये भी इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, दोनों न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो ये 3 डिफरेंस बहुत है इसके लिए। अब क्या, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम? जे थॉमसन मॉडल के लिमिटेशन क्या है? तो जे थॉमसन मॉडल का लिमिटेशन ये था कि उन्होंने बताया था कि जो स्पीयर है, स्पीयर बता दिया था सबको। ठीक है, इसको पूरे को स्पीयर बता दिया था। उसमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसमें एम्बेडेड रहते हैं। पर ऐसा है नहीं, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और तो ये फेल हो गया था। किसने फेल किया था? रदरफोर्ड ने। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल ओवर पॉजिटिव चार्ज स्पीयर, बट एक्सपेरिमेंट डन बाय अदर साइंटिस्ट शो दैट प्रोटॉन आर प्रेजेंट ओनली इन द सेंटर। तो अदर साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो क्या पता चला कि प्रोटॉन सेंटर में होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड इसके किनारे किनारे घूमता है। चलिए नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का लिमिटेशन सीधा साधा था कि ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने सही बताई थी, मगर एक जगह वो चूक गए थे। क्या था वो? उन्होंने बोला कि बीच में सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। बिल्कुल सही बताया था उन्होंने, सेंटर में प्रोटॉन होता है, और मतलब न्यूक्लियस होता है। उस वक्त न्यूक्लियस की न्यूट्रॉन नहीं पता था उनको, बस ये पता था कि बीच में जो होता है वो न्यूक्लियस है, वो पॉजिटिवली चार्ज है। मगर बाद में पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और न्यूट्रल चार्ज होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गोल गोल घूमता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? गोल गोल इसका चक्कर काटता है। तो फिर जब उन्होंने साइंटिस्टों ने सवाल किया उनसे, तो उन्होंने उनसे सवाल किया कि बताओ अगर कोई भी चीज़ एक्सेलरेट करेगी तो क्या करती है? वो एनर्जी को रेडिएट करती है। ठीक है, एनर्जी उसमें लूज होती जाएगी। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की एक दिन एनर्जी खत्म होने लगी। खत्म होगी तो वो धीरे धीरे इस ऑर्बिट से नहीं घूमेगी, वो गिरता हुआ जाके टकरा जाएगी किससे? न्यूक्लियस से। इलेक्ट्रॉन जाके टक्कर किससे मारेगा? न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। तो इस तरह से क्या होगा? ना तो एटम एग्जिस्ट करेगा, एटम डू नॉट एग्जिस्ट। और एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मैटर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर ऐसा होता नहीं है, सब कुछ एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए ये इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे, यही इनकी लिमिटेशन थी। अब क्या, डिस्क्राइब बोर मॉडल। बोर मॉडल को डिस्क्राइब करता है। तो क्या होता है बोर मॉडल? एटम हैज़ न्यूक्लियस इन द सेंटर। बोर मॉडल जो कहता है कि सेंटर में क्या है? एटम है, और चारों तरफ क्या होते हैं?
सेल्स होते हैं। ठीक है, तो बीच में क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। जैसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया था। अब इसको सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। अब वही एटम में, वही ऑर्बिट में, इसको क्या कहा जाता है, ऑर्बिट या सेल, ऑर्बिट कह लो या शेल कह लो। उसी सेल में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी रहती है और ऑर्बिट के लिए जितने उसको घूमने के लिए चाहिए एनर्जी, अगर वो सेम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उसमें घूमेगा और वो नीचे जाके टकराएगा नहीं, जैसे कि रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। इन्होंने कहा कि जो ऑर्बिट की एनर्जी होती है वो स्टेशनरी होती है, फिक्स होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन उसमें एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। फिर चौथा क्या है, वाइल रिवॉल्विंग द डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ एन एटम डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जैसे कि मैंने बताया, एनर्जी रेडिएट करके गिरेगा नहीं, घूमता ही रहेगा। ठीक है, दिस ऑर्बिट और सेल इज कॉल्ड एनर्जी लेवल। इसको एनर्जी लेवल कहा गया। जैसे एक इसको कहा गया के सेल, इसको कहा है एल सेल, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसको नंबरिंग भी क्या, ऑर्बिट और सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय के एल एम एन 1 2 3 4 नंबरिंग किया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये क्या है, कंपेयर ऑल द प्रोपोज्ड बोर मॉडल ऑफ एन एटम। बोर मॉडल से सबका कंपेयर करना है। तो बोर ने क्या कहा था, थॉमसन ने क्या कहा था सबसे पहले कि स्फीयर इज पॉजिटिव चार्ज। पूरे स्फीयर को उन्होंने पॉजिटिव चार्ज बता दिया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है, जो पूरे एटम के बीच में एक स्फीयर पाया जाता है, वो पॉजिटिव चार्ज का बना होता है, ना कि पूरा एटम। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि एक छोटा सा स्फीयर पाया जाएगा पूरे एटम में सेंटर पे, उसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। और न्यूक्लियस, जो पूरा मास होता है एक एटम का, उसी न्यूक्लियस के पास ही होता है। यानी पूरा मास किससे बनता है, प्रोटॉन से। ठीक है, अब बोर ने भी यही कहा कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है, उसको न्यूक्लियस नाम दे दिया। अब अगला कहा कि इलेक्ट्रॉन आर स्प्रेड रैंडमली ओवर द स्फीयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, पूरे पॉजिटिव चार्ज पे स्प्रेड रहता है। ठीक है, मगर रदरफोर्ड ने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, जैसे कि अर्थ चक्कर लगाता है सन का, वैसे ही न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। और बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए डिस्क्रीट ऑर्बिट एंड डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इन्होंने डिस्क्रीट वर्ड का यूज किया कि उस स्टेशनरी ऑर्बिट का, यानी कि अगर ऑर्बिट की जो इलेक्ट्रॉन के पास जो एक ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी होती है कि इतना तो इलेक्ट्रॉन को चाहिए ही चाहिए, तब घूमेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं तो नहीं घूमेगा। तो इसीलिए उनको स्टेशनरी ऑर्बिट कहा गया, डिस्क्रीट यूनिट कहा गया, ताकि इलेक्ट्रॉन के पास अगर इतनी एनर्जी हुई तो वो घूमेगा, और घूमेगा तो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, वो घूमता ही रहेगा। ठीक है, और जाके गिरेगा नहीं, जाके न्यूक्लियस के टकराएगा नहीं। ठीक है, अब क्या है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इन्होंने कहा कि दोनों बराबर होता है, यानी न्यूट्रल बोला था, एटम को न्यूट्रल बोला था। इन्होंने कहा अलग बात क्या कहती है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ द एटम। बात सही है। इन्होंने ऑर्बिट्स के बारे में बताया था कि डिफरेंट ऑर्बिट होते हैं और उनकी अलग अलग एनर्जी होती है, जैसे KLM के बारे में बताया था। नेक्स्ट इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो इन्होंने बोला था कि पूरा स्फीयर जो होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है और हॉलो नहीं होता है, भरा होता है, पूरा पॉजिटिव चार्ज का होता है। ये पूरा जितना रेड है पार्ट पोर्शन मैंने बना रहा हूँ वो क्या है, वो पूरा पॉजिटिव स्फीयर। ठीक है, इसको प्रोटॉन नाम दे दिया, जितना रेड पार्ट। ठीक है, तो उन्होंने इसको कह दिया प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहा उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड रहते हैं, इसको इन्होंने कह दिया इलेक्ट्रॉन। इनका मॉडल था, और इनका मॉडल जो था वो था कि एटम जो है वो
सर्कुलर ऑर्बिट होता है और इसी में क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और उन्होंने गोल्ड फॉइल पे जो एक्सपेरिमेंट किया तो बताया कि मैक्सिमम एटम कैसा होता है, खाली होता है कुछ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में, और कुछ एंगल पे जब अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया तो कहते थे कि ज़्यादातर रे सीधे निकल जाती थी। इससे क्या पता चलता है कि एटम क्या है, खाली है। फिर क्या बोला उन्होंने कि कुछ रे जो है स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट की, जैसे कि ये दोनों कर रही हैं, ये वाली और ये वाली, और कहा कि कुछ हज़ारों में से एक वापस आ रही थी 180 डिग्री पे। तो इससे क्या पता चला कि सेंटर में ही वो पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसके वजह से अल्फा पार्टिकल भी क्योंकि पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्स करके वापस आ रही है। और बोर का क्या था कि बोर ने जो बताया कि बीच में न्यूक्लियस होता है जैसे कि रदरफोर्ड का है, मगर किनारे किनारे क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट। डिफरेंट एक ऑर्बिट नहीं होता, बहुत सारा ऑर्बिट होता है, उसको हम कि एल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो है समराइज द रूल ऑफ राइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए वेरियस सेल। तो जैसे कि तो क्या है, जैसे कि मैंने बताया रूल्स फॉर राइटिंग क्या इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला होता है कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 2n²। तो अगर हम 2n² करते हैं के सेल के लिए तो सिर्फ उसके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरे वाले सेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तीसरे वाले एम सेल में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं, इससे कम भी रख सकते हैं, इतना तक रख सकते हैं, और 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं एन में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 2 रख सकते हैं, कि एल में 8 रख सकते हैं, इससे कम भी रख सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। और एक और ये बात लिमिटेशन है इसकी, इस रूल की, कि हम जो है 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आउटर मोस्ट सेल में नहीं रखेंगे, और ये सिर्फ जो है 18 एलिमेंट के लिए ही बनी है, यानी आर्गन तक बनी है, हाइड्रोजन से आर्गन तक ही बनी है क्योंकि ये गलत है चीज़, अभी जो हमको पढ़ाई जाती है वो गलत चीज़ है, इसीलिए इसमें लिमिटेशन वगैरह लगाया गया है। देखो इसमें लिखा है कि एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होता है, मगर एम सेल में हम कभी 18 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, इस मॉडल को सही करने के लिए हमको आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन भरना ही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसलिए अभी के लिए रिक्वायरमेंट इतनी होती है कि 20 तक एलिमेंट 10 तक याद होने चाहिए, तो उतने के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, अब इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉन आर नॉट एकोमोडेट इन ए गिवन सेल अनलेस इनर सेल आर फिल्ड। और एक कहा है कि जब तक, जैसे के सेल है, के सेल कंप्लीटली जब तक भरे नहीं, जैसे मान लीजिए हमको 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहले 2 इसमें भरेंगे, उसके बाद अगले में भरेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें 1 इसमें भर दिया और 2 इसमें भर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक इसकी लिमिट पूरी भरेगी नहीं तब तक अगले ऑर्बिट में नहीं जाएंगे, ये है तरीका। अब क्या है डिफाइंड वैलेंसी एंड टेक एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का तो पहले ही वैलेंसी बता चुका हूँ कि अगर मेटल है तो जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। ठीक है, और नॉन मेटल में क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन को वो गेन करता है, गेन इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो इस सिलिकॉन भी एक, वैसे तो ये मेटलॉइड है ना, मेटल है, मेटलॉइड है, मगर बिहेव ज़्यादातर नॉन मेटल के जैसे ही करता है, और ऑक्सीजन तो है ही। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक नंबर होता है सिलिकॉन का 14, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है ऑक्सीजन का 2 और 6, यानी आउटर मोस्ट में है 6, यानी इसको और 2 चाहिए ताकि वो क्या बन जाएगा, 8। 8 एक स्टेबल नंबर, तो 2 क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी। और इसका सिलिकॉन का है 284, यानी 4 है, प्लस अगर और 4 मिल जाए, इसको प्लस 4 और मिल जाए तो क्या बन जाएगा 8। तो 8 क्या हो जाएगी इसकी, 4 क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट करते हैं कि एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोबार्स क्या होते हैं, इसको एग्जांपल से हमको एक्सप्लेन करना है। तो जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये पहले भी, यानी Z,
जितना Z है वही उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या होता है, यानी P प्लस N, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास। द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन एन न्यूक्लियस। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये मास नंबर। जैसे कि एक ऑक्सीजन मान लेते हैं, ऑक्सीजन कितना होता है 8। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा P प्लस N। हम जानते हैं P कितना 8, P हम जानते हैं 8 है, तो N भी इसके बराबर का मास होता है, तो ये भी होगा 8, तो मास नंबर कितना हो जाएगा 16। ओके, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं। एग्जांपल में ले लो हाइड्रोजन का 1 1, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होता है 1 2 1 3, यानी कि इसमें क्या होता है ए क्या होता है डिफरेंट, ए डिफरेंट है। जैसे कि एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है, पर Z क्या होता है सेम। Z क्या होता है सेम, सबका Z 1 है। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स, तो आइसोबार्स हम जानते हैं कैल्शियम और आर्गन वाला एग्जांपल में दे चुका है। तो कैल्शियम कितना होता है 20, आर्गन क्या होता है 18, इसका एटॉमिक मास होता है जस्ट 40, डबल इसका भी होता है 40। तो इसमें क्या होता है ए अब सेम होता है, ए क्या होता है सेम, एटॉमिक मास सेम होता है, दोनों का कितना है 40 एंड 40, मगर Z क्या होता है डिफरेंट, डिफरेंट, यानी कि 20 है कैल्शियम का, इसका होता है 18। तो ये क्या हो गया आइसोटोप। अब क्या कह रहा है कि टू यूज ऑफ आइसोटोप बताइए। तो आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, गोइटर को ट्रीटमेंट में काम आता है। और दूसरा है एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, ये छूट गया था, कोबाल्ट किस में ट्रीटमेंट में काम आता है कैंसर में, कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट काम आता है। नेक्स्ट, अब देखिए Na प्लस हैज कम्प्लीटली फिल्ड K सेल L सेल, एक्सप्लेन। तो सोडियम, देखो सोडियम का वैसे एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, अब वो कह रहा है जैसे कि सोडियम का नॉर्मल सोडियम जो होता है Na वो होता है 11। अब उसमें से कह रहा है कि एक, अब Na प्लस का क्या होगा फिर। तो Na प्लस क्यों लिखते हैं इसको, क्योंकि पहले हम बताए थे, अगर ये न्यूट्रल क्यों है न्यूट्रल, क्योंकि प्रोटॉन जितना है, प्रोटॉन कितना 11 है, उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितना है वो भी 11 है। अब इस पर प्लस चार्ज आ जाना यानी कि प्रोटॉन बढ़ जाना, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव चार्ज इस पर अलग से लग गया, पॉजिटिव लग गया मतलब कुछ ना कुछ निकला होगा तभी तो ये न्यूट्रल कैसे खराब हुआ, यानी कि ये कैसे कितना हो गया 10 हो गया, एक पॉजिटिव यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी अब प्रोटॉन ज़्यादा हो गया और इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा K, और L सेल की बात करें तो 2 और 8, क्योंकि अब इसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन रह गए। और मान लीजिए ऐसा रहता कि F9 रहता, F9, हाँ, तो F9 होता है F9, तो अब इसमें माइनस चार्ज लगा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी इसका प्रोटॉन कितना है 9, क्योंकि हम Z से देख लेते हैं प्रोटॉन जितना Z होता है, ये नीचे Z बताता है तो 9, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा एक, ये 9 तो होगा ही प्लस 1 जो चार्ज लगा है तो 10, तो इलेक्ट्रॉन की वजह ज़्यादा होने से इस पर क्या आ गया नेगेटिव हो गया, इस पर प्रोटॉन के ज़्यादा होने से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप, अगर ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स हैं 79 और 81, तो इसको सॉल्व करना है हमको। ठीक है, तो आइए देखते हैं सॉल्व करके। तो मान लीजिए तो एक है, एक कितना है 79, पहले लिख देते हैं अच्छे से कि Br 79 30, और Br
81 और 35 है, यानी ये कितना परसेंट है, 49.7%, और ये कितना परसेंट है, 50.3%, 40.3%। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो एक मैंने वीडियो में भी करा रखा है इससे पहले, ठीक है, एक पेज ऐड कर लेते हैं। तो अब इसको करना क्या है, जैसे कि 35 वाले को अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे और जोड़ देंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 79 वाला जो है वो इंटू कितना परसेंट है, 47.71%, 71% अपॉन 100, पूरे 100% में से ना, प्लस इधर वाला 81 वाला कितना है परसेंट है, इंटू 50.3% अपॉन 100। ठीक है, क्योंकि 100% में इसे निकाल रहा है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आता है 39.26 प्लस इसको सॉल्व करने के बाद आता है 40.74। तो टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना देगा, 80.006 यूनिट। ठीक है, 006 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं कि द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट X इज 16.2 U. व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स? 16 8 और 18 8 सैंपल में है। तो अब इस आइसोटोप का कितना परसेंट होगा, अगर टोटल जो है सैंपल X है 16.2 U। तो आइए देखते हैं इसको भी सॉल्व करने का तरीका। तो इसमें बोल दिया है कि मान लीजिए 16 और 8 वाला, यानी जिसका एटॉमिक मास नंबर 16 है वो उसको X मान लेते हैं, और इसको सॉरी ये 18 होगा वैसे, 18 वाले को क्या मान लेते हैं, 100 माइनस से, यानी X 16 8 वाले को हम कह सकते हैं X, और X 18 8 वाले को हम कह सकते हैं 100 माइनस X। ठीक है, क्योंकि टोटल 100 में से होंगे ना, जैसे ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखिए, टोटल 100% में से था, तो बिल्कुल ऐसी तरह सॉल्व करेंगे इसको। तो अब हमको अब इसको निकालना है, तो आइए इसका मेथड देखते हैं कैसे निकलता है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे जैसे 16 वाले को 16 प्लस X बाई 100, क्योंकि अब हमको यही तो परसेंटेज नहीं पता है ये वाला, जैसे कि इसमें तो पता था, यहाँ पे 47.14 पता था, मगर इसमें पता नहीं है। मगर क्या पता है, ये पता है टोटल 80.006 पता है, मतलब इसका टोटल पता है, प्लस 1800 माइनस X अपॉन में टोटल 100, और टोटल कितना है 16.2, ये पता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो आ जाता है 16 एक सेकेंड, इस इनटू रहेगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 16x अपॉन में 100 प्लस में 1800, 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 18x अपॉन में 100, ये चीज़ आएगी, इसके बाद 16.2। तो अब अगला जब करेंगे तो क्या करेंगे, तो
16x को माइनस कर देंगे 18x से, माइनस 18x, और प्लस कर देंगे 1800 को, और 100 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो 100 को नीचे लिख देंगे पूरा ब्रैकेट, इज इक्वल्स टू 16.2। नेक्स्ट पेज। तो 16x माइनस 18x कितना हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 1800, और इसको 100 को उधर भेजेंगे तो 100 इंटू 16.2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस में 1800 इज इक्वल्स टू 1620। तो अगले स्टेप क्या होगा कि माइनस 2x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का, इसको पूरा कर देते हैं, 1620 माइनस 1800। तो अगले में हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 180, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। तो हम कह सकते हैं कि जो x 16:8 वाला था वो हो जाएगा 90%, क्योंकि x की वैल्यू आई है डायरेक्ट 90, इसको हम x माने थे, और इसको क्या माने थे, 18/8 वाले को माने थे 100 माइनस x। तो 100 माइनस 90 क्या हो जाएगा, 10%। ठीक है, तो हम इसमें आंसर डाल सकते हैं कि इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 90%। इसका जो आंसर आया कितना आया, 10%। ठीक है, तो ये है, आगे बढ़ते हैं। अब है इफ द z इज 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एटम। z 3 है तो यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1 2 1, तो वैलेंसी है 1, तो एलिमेंट है लिथियम। सिंपल सा क्वेश्चन था। कंपोजिशन ऑफ ए न्यूक्लियाई ऑफ ए 2 एटॉमिक स्पीशीज x एंड y आर गिवन, x माइनस y। तो कोई भी कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीशीज दिया है x एंड y, और आर गिवन अंडर xy। प्रोटॉन इतना है, न्यूट्रॉन इतना है, x का प्रोटॉन 6 है, इसका न्यूट्रॉन इतना है। गिव द मास नंबर ऑफ x एंड y, मास नंबर ऑफ x एंड y बताना है। तो हम जानते हैं कि मास नंबर ऑफ x प्रोटॉन है, मास नंबर क्या होता है, x का प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी एक में प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन कितना 6, यानी मास नंबर किससे आएगा, प्रोटॉन प्लस p प्लस n, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही मास नंबर y कितना है, एक का 6 है और 8 है, 6 प्लस 8 14 हो जाएगा, यानी हो जाएगा कार्बन, ये हो जाएगा नाइट्रोजन। अब कह रहा है कि एज द एटॉमिक नंबर आर सेम, एटॉमिक नंबर सेम है, यानी प्रोटॉन से जेड सेम है, और ए क्या है, डिफरेंट। ए क्या है, डिफरेंट। तो क्या है ये जब डिफरेंट आता है तो आइसोटोप्स हो जाता है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट कि फॉर ए फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स देखना है, बताना है। तो जे थॉमसन प्रपोज दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन ओनली न्यूक्लियॉन्स। तो जे थॉमसन का मॉडल था, उन्होंने कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या, एटम जो है वो सिर्फ न्यूक्लियॉन्स कंटेन करता है। तो जे थॉमसन ने न्यूक्लियॉन्स की बात ही नहीं की थी। ठीक है, क्योंकि उनका तो पूरा स्फीयर ही पॉजिटिव चार्ज का बना होता था, और जो इलेक्ट्रॉन था उसमें एम्बेडेड थे, तो ये तो सरासर गलत है। दूसरा देखते हैं, न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर। एक न्यूट्रॉन जो है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है, तो ये भी एकदम गलत बात है। न्यूट्रॉन एक अलग ही पार्टिकल होता है। ठीक है, कभी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर नहीं बना होता है, वो अलग ही पार्टिकल से बना होता है और न्यूट्रल होता है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/2000 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन। बिल्कुल सही बात है।
ये इतना हल्का होता है, 2000 गुना हल्का होता है। एंड आइसोटोप एंड आयोडीन यूज फॉर मेकिंग टिंचर ऑफ आयोडीन। अब देखिए ये एकदम गलत बात है। आयोडीन जो है, नॉर्मल आयोडीन जो होता है वो टिंचर के काम आता है। जो आयोडीन जो जो इसका दूसरा आयोडीन होता है, जो इसका दूसरा आइसोटोप्स होता है, वो अलग काम आता है। ठीक है, जैसे कि प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था। ठीक है, गोइटर में काम आता है, वो आइसोटोप वाला होता है, ये नॉर्मल है टिंचर बनाने में। तो ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें टिक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज़ की डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल किया था? तो हम जानते हैं कि पूरे एटम की डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो एटम और न्यूक्लियस की खोज हुई थी। ठीक है, जो बीच वाला पार्टिकल था उसी से न्यूक्लियस की खोज हुई थी। तो प्रोटॉन पहले ही डिस्कवर कर दिया गया था, इलेक्ट्रॉन को भी पहले ही कर दिया गया था, न्यूट्रॉन को बाद में किया गया था। तो बचता एक ही ऑप्शन, इसको लगा देंगे। आइसोटोप ऑफ एलिमेंट है, आइसोटोप ऑफ एलिमेंट है सेम फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला। तो और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये हो सकता है। और डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो हम जानते हैं आइसोटोप में ए सबका सेम होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है। और फॉर्मूला भी केमिकल फॉर्मूला भी हो सकता है डिफरेंट, और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं। ये अगर मान लो एक एग्जांपल ले लें, किसका कैल्शियम वाला 6 और 12, 6 और 14, तो इसका क्या हो जाएगा a माइनस जेड, तो क्या हो जाएगा 6 आएगा आंसर, और इसका a माइनस जेड, कितना हो जाएगा 14 माइनस 6 8 हो जाएगा। यानी कि ये भी सही है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आंसर सही है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेम ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये एक गलती से हो गया, ये Cl माइनस, गलती से टाइपिंग एरर हो गया। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, यानी आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका K L M करते हैं, तो K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें 2। K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। L सेल में कितना हो जाएगा 8, और आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन एडेड है, यानी नेगेटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन से अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इसीलिए नेगेटिव चार्ज उस पर लगा है। तो 17 वैसे होता है क्लोरीन का, तो अब हो जाएगा 18, यानी 10 और 8, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगला देखते हैं, अगला विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सोडियम का। सोडियम का क्या होता है Na11, यानी कि 2, 8 और 1, ये होना चाहिए KLM। तो 2, 8, 1 किसका है, 2, 8, 8, 1, 2, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 2, 1, 8, ये भी नहीं है, 2, 8, 1, ये सही है। अब नेक्स्ट करते हैं, तो आते हैं इस पे। तो देखिए मास नंबर जो हम किससे निकालते हैं, P+N से। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, A माइनस जेड करेंगे तो न्यूट्रॉन निकल आएगा। प्रोटॉन जो किस करते हैं, Z से। इलेक्ट्रॉन P, जितना P रहेगा उतना E रहेगा। तो एटॉमिक नंबर 9 है, तो मास नंबर क्या होगा, P+N, यानी ये Z बताता है, ये भी Z। तो 9 इसमें क्या होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 10, तो मास नंबर क्या हो जाएगा, Z A माइनस जेड। तो अगर A माइनस जेड ये है, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, करके देख लेते हैं, ये वाला 9 + 10 कितना हो जाएगा 19। तो 19 में से
19 में से हाँ 19 में से 9 गया, सॉरी 19 में से 10 गया, कितना हो जाएगा 9, सही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कौन बताएगा? सिंपल सा एटॉमिक नंबर जितना होगा उसका वो होगा, ठीक है। तो 9 आ जाएगा आंसर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो 9 पे कौन आता है? फ्लोरीन, F। तो अब इसका देखिए एटॉमिक नंबर 16 है, एटॉमिक मास 32 है, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 32 माइनस 16, यानी ये भी 16 हो जाएगा। प्रोटॉन कितना होगा? जितना Z ये 16, तो ये भी 16, और जितना ये तो ये भी 16, तो अपने आप सल्फर आ गया। अब ये 24 है यानी डबल है, तो ये कितना हो जाएगा? इसके आधा हो जाएगा 12। और न्यूट्रॉन कितना होता है? A माइनस जेड, यानी इसको इसके इसमें माइनस करने का 24 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। और ये प्रोटॉन 12 है ही, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम Mg, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि मास नंबर अब 2 है, मास नंबर 2 है, तो अब इसमें क्या होगा? इसके हाफ क्या होता है? क्या होता है? Z बताता है, तो इसका हाफ कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1। ये 1 है तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 2 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0। और ये कितना हो जाएगा? प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी होगा 1, इसको कर देंगे हाइड्रोजन, सॉरी मास नंबर 2 है यानी ड्यूटेरियम, डी एक सेकंड गलती हो गई, तो इसको कर देंगे ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। अब इसकी बात करें तो इसमें 1 मास नंबर 1 है, तो एटॉमिक नंबर भी 1 ही होगा। 0 न्यूट्रॉन है, 1 है, 0 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये क्या है? H प्लस है, ये H प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? निकल गए, तो H प्लस है, ओके। तो ये है आपका आंसर सारा। तो यहाँ पे ये वीडियो होती है ख़त्म, ठीक है, इसका एंड होता है, ठीक है। तो अब अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और दोस्तों को बताइए अपने, ताकि हमारे चैनल पे आएँ। और भी हम धीरे धीरे कंटेंट डालते रहेंगे, 9th का बायो भी लाएंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स भी डाल ही रहे हैं, और फिर 10th क्लास का भी लाएंगे। अगर आपके सीनियर हैं, आपका भाई है अगली क्लास में पढ़ रहा है, और भी 11th 12th का भी लाने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। प्रीवियस वीडियो भी देखते रहिए, वो भी हैं सारे, ओके। थैंक यू।